नमस्कार मेरे किसान भाई, मैं ध्रुव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ग्रीनवर्ल्ड चैनल पर। आज हम आ पहुंचे चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में। चित्तौड़गढ़ ना ही सिर्फ अपने उत्तम इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की फसल को भी बड़ा उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। आज के हमारे जागरूक और सक्सेसफुल फार्मर से आपसे रूबरू करवाऊँ, उनसे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इनका नाम है पन्नालाल जी आचार्य, और ये ना ही सिर्फ एक सक्सेसफुल फार्मर है, बल्कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कामयाबी की कहानी इन्हीं के जुबानी। नमस्कार सर, फोटोग्राफी के क्षेत्र से फार्मिंग के क्षेत्र में ये परिवर्तन कैसे हुआ सर? ऐसा जी, एक्चुअली तो ये ज़मीन बहुत पहले से ले रखी थी, जिसमें गेहूँ, मक्का और भी फसलें करते थे जी। लेकिन जब मैं कहीं गया जी और मैंने जो अमरूद का बगीचा, पपीते का बगीचा लेटेस्ट देखा जी, तो एक इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इस एग्रीकल्चर में ऐसा काम करूं कि मुझे अच्छी आमदनी मिले जी। इसी को लेकर मैंने जो ये है आपसे जो ये पपीते के बारे में यूट्यूब पे आपका कुछ देखा था जी जी जी, तो हम जोधपुर आ गए आपके पास, और वहाँ से हमने जो ये पपीते के पौधे आपसे लेके आए, और 6 मार्च के आसपास हमने इसकी बुआई की और लगातार देख रेख करते रहे। तो ये आपके सामने ये जो फसल है, नहीं बहुत अच्छी फसल है सर। पर पपीते से पहले आपने और कौन सी फार्मिंग कर रखी है सर? मैंने पपीते से पहले गेहूँ, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि खेती की है। पपीते के बारे में मोटा मोटी आपको कैसे जानकारी मिली सर कि भाई मैं पपीते के क्षेत्र में आऊँ, पपीते की खेती करूँ? जब हमने काफ़ी यूट्यूब पे जब देखा ना हमने जी, तो कि भाई पपीते की खेती में अच्छा मुनाफा मिल सकता है जी, तो ये देख देख के हमने मानसिकता बनाई कि क्यों न हम भी अच्छी कैश क्रॉप लें जिसमें कम खर्चा और मुनाफा अधिक हो। बात की जाए खर्चे की, तो अभी अपन ने कितने एरिया में लगा रखे हैं सर पपीते? ये करीब 2 से 2.5 बीघे के एरिया में अपन ने ये 800 पौधे लगा रखे हैं। 800 पौधों की प्लांटेशन अपने यहाँ हो रखी है सर। पर एवरेज अगर लिया जाए सर कि एक पौधे में एवरेज कितना वजन होगा सर फ्रूट्स पर? किसी में 50 किलो है, किसी में 60 किलो है, किसी पेड़ पे 70 से 80 किलो के आसपास भी फ्रूटिंग हो रही है। मतलब 50 किलो के आसपास का फ्रूटिंग मोटा मोटी अपने को मिल रहा है इस पर। एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपके बहुत अच्छी देखी है सर। कई बार क्या रहता है, पपीते की खेती के लिए लोगों को बताया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन में जाइए। आपने बिल्कुल फ्लड इरिगेशन में कर रखा है, बिल्कुल ओपन कर रखा है। तो ये आप थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बताइए सर कि अगर जो ओपन फील्ड में करना चाहते हैं, बिना ड्रिप के करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करे कि पौधा उनका, क्योंकि क्या रहता है सर, कई बार पानी अगर पड़ा रहता है तो कॉलर रूट की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें जड़ गलन हो जाता है। आपने किस प्रकार से किया कि ये इतना अच्छा आपका आज? मैंने सबसे पहले इसका लेवल दिखवाया जी, फिर मैंने जेसीपी और ट्रैक्टर और लेवलर लगा के जी इसका एक तरफ जो है लेवल ढलान जो है, ताकि पानी कहीं पेड़ के आसपास रुके नहीं, इसके लिए मैंने सीधे लंबे चौड़े दोरे बनवाए डिस्प्लो से। डिस्प्लो से दोरे बनने के बाद मैंने इसको गीला किया। गीला करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे जो हमने 10x6 की औसतन एवरेज पे मैंने पौधे लगाए, और पानी जो है सीधा पेड़ के टकराता हुआ सीधा नीचे, फिर नीचे भी हमने एक सेंटर से लेके नीचे तक धोरा बनाया, ताकि ये पानी बारिश के समय भी ये पानी सीधा जाके नीचे से आगे जाके एक हमने वो तालाब नुमा बना दिया, ताकि वो पानी सारा वहाँ जाके इकट्ठा हो जाए जी। पानी आप कितने दिनों में देते हैं सर प्लांट्स में? ऐसा है जी, जब मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो हमने हर तीसरे दिन इसको पानी दिया, हर तीसरे दिन जी। और सर्दी आ गई है जी, फल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी, तो हफ्ते में एक दिन हम पानी दे रहे हैं। और पानी कितने घंटे चलाते हैं सर आप यहाँ पर? नहीं, ये जो दोरा है यहाँ से ऊपर से नीचे तक पानी जाता है जी, हर दोरे में जी। करीब एक दोरा जो इसमें करीब एक रो में 65 से 66 पौधे लगा रखे हैं एक रो में जी, तो करीब 25 से 30 मिनट में एक दोरे में पानी नीचे तक चला जाता है जी। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए सर, तो आपने स्टार्टिंग से पौधा लगाने से लेकर अभी तक कौन सा फर्टिलाइजेशन दे दिया है, और इन फर्टिलाइजेशन में आपका कितना खर्चा आ चुका है सर अभी तक? ऐसा है जी, मैंने सबसे पहले तो
एक हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें सब देसी गायें हैं जी उनमें करीब करीब 7 से 8 महीने पुराना सड़ा हुआ खाद जी 10 ट्रॉली लेके आया मैं। जी उसमें से इसमें करीब करीब 6 से 7 ट्रॉली जी मैंने पर पेड़ कम से कम 5 से 10 किलो एवरेज के अनुसार एक एक पौधे को मैंने वो देसी सड़ा हुआ गाय का देसी गोबर डाला। जी उसके बाद जो है मैंने 19-19 NPK जी 20-20 NPK जी। आदि का हर सप्ते में मैंने इस पे स्प्रे करवाया। जी उसके बाद जो है उसके साथ ही मैंने एक जो जैविक पद्धति से जो DAP बनाते हैं जी वहाँ से लाके पर प्लांट कम से कम 150 से 200 ग्राम पर प्लांट मैंने इस पौधे में डाला है और उसके बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख पा रहे हैं सर, फ्रूटिंग बहुत अच्छी आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी लाइन में आपको एवरेज 70 से लेकर 80 किलो के आसपास माल दिखेगा ही दिखेगा। पर सर बात की जाए खर्चे की तो लमसम कितना खर्चा आ गया होगा सर अभी तक? लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड कर दीजिए, इसमें फर्टिलाइजेशन भी इंक्लूड कर दीजिए, पौधों की कॉस्ट भी इंक्लूड कर दीजिए और जितनी भी मेहनत लगी है वो सारी इंक्लूड करके अभी तक कितना खर्चा आ चुका है सर अपना? कम से कम मेरा इस 2.5 बीघे में 2 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है जी कम से कम जी 2 लाख रुपए, जिसमें स्प्रे भी आ गया, खाद भी आ गया, लेबर भी आ गई, जी। ये खर्चा हुआ है मेरा। संपूर्ण खर्चा 2 लाख के आसपास का हुआ है। अगर कैलकुलेशन की जाए सर, जैसे 800 पौधे अपने पास में हैं और एवरेज वज़न एक फ्रूट का 50 किलो भी, अगर 50 किलो एवरेज अगर प्लांट पे मान रहे हैं अपन, तो 800 इंटू 50 ये करीबन 40,000 किलो के आसपास का माल पड़ा है। बिल्कुल है, इससे ज़्यादा पर कम नहीं है जी, इससे ज़्यादा भी मानते हैं। अभी मंडी में करंट भाव क्या चल रहा होगा सर? 10 से 12 रुपये अभी मंडी में, सर्दी की वजह से भाव थोड़ा कम है। सर्दी में अक्सर मंडी में भाव कम मिलता है। जैसे फरवरी मार्च में स्टार्टिंग होगी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, भाव कहाँ तक जा सकता है? 18 से 20 रुपये किलो होलसेल में भाव जा सकता है। होलसेल की बात कर रहे हैं हम। अगर होलसेल में 20 रुपये भी अपने को प्राप्त हो और 40,000 किलो अपने पास में माल पड़ा हो तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीबन 8 लाख रुपए के आसपास का बनता है सालाना, जिसमें 2 लाख का आपका खर्चा आ गया, मतलब 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट इसमें बचता है। बिल्कुल बचता है जी। मैं देख पा रहा हूँ सर, इनके साथ में आपने इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है। बिल्कुल, बीच बीच में। एक तो सर आप छोटा सा मेरे को बता दीजिए कि प्लांट टू प्लांट आपने कितना फ़र्क रखा है सर? मैंने पपीते में तो प्लांट टू प्लांट 10/6 रखा है जी, और अमरूद है इसमें बीच में, वो भी सघन खेती के हिसाब से मैंने 6 फीट पे बीच में जी अमरूद लगा रखे हैं, जो L49 वैरायटी है। कई बार सर किसान इंटरक्रॉपिंग के चक्कर में कुछ ऐसी फसल ले लेता है साथ में जो पपीते को डायरेक्ट नुकसान देती है। ऐसी कौन सी फसल है जो आप रिकमेंड करेंगे कि भाई किसानों को नहीं लगानी चाहिए पपीते के साथ में? ऐसा है, बेलदार कोई भी सब्जी हो, मिर्ची हो, ये नहीं लगानी चाहिए। उसमें क्या होता है कि सफ़ेद मच्छर और ग्रीन मच्छर हैं जी, वो पपीते को भारी नुकसान पहुंचा सकते ये हैं। टमाटर और बैंगन में भी, टमाटर बैंगन भी नहीं लगाने चाहिए जी, यही समस्या। मतलब मेरे हिसाब से तो जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, लॉकडाउन लग गया था, मैंने भी गलती से सब में ये सब्जियों के बीज डाल दिए थे, उससे फटाफट मैंने अगर नहीं निकालता तो मेरे पपीते ख़त्म हो जाते। जी 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 जी। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो टमाटर, मिर्ची या ऐसी कोई बेलदार सब्जी का मत कीजिए। सीधा रोग पपीते में लगेगा और पपीता, जहाँ फ़ायदे की बात हो रही है वहाँ नुकसान खाकर बैठेंगे आप। इसके अलावा सर, जो आपका ये वीडियो देखकर जो फार्मर उत्सुक हैं इसकी फार्मिंग करने के लिए, उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे सर? मैं ये सजेशन दूंगा कि वैसे तो इस पपीते की खेती बहुत रिस्की खेती है जी, आपको पूरा ध्यान उसमें देना पड़ेगा। और आपने अगर 5 दिन भी चूक कर दी, जी, वायरस आ गया या सफ़ेद मच्छर का प्रकोप हो गया या पीले पत्ते पड़ गए, कुछ भी हो गया, टाइम से अगर आपने मेडिसिन नहीं दी जी, तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत अच्छी और बहुत समझदारी वाली बात बताई है सर ने। अक्सर लोग क्या करते हैं, पौधों का ऑर्डर दे देते हैं और लेबर के भरोसे काम छोड़ देते हैं। आप आराम से, जैसे आपका एरिया है, आपने लेबर के भरोसे काम छोड़ दिया, 5-7 दिन आप बाहर चले गए। पपीता ऐसी फसल है, बहुत सेंसिटिव फसल है। अगर आपने उस पर देखभाल नहीं की, निगरानी नहीं रखी, समय दर समय खरपतवार नहीं हटाई तो सीधा वायरस का अटैक आएगा और पूरी फसल अपनी नष्ट हो जाएगी। खरपतवार इसकी पपीते की जानी दुश्मन है जी, खरपतवार होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कांच की तरह आपका जो, चाहे आप ड्रिप हो, चाहे आपकी ये जो फ्लड इरिगेशन हो, इसमें घास फूस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और घास फूस में मच्छर होते हैं और मच्छर बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं इसको। जी।
तो खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। मैंने कई ऐसे खेत देखे हैं, एमपी में भी देखे हैं, यूपी में भी देखे हैं, जहाँ किसान हमको फ़ोटो भेजते हैं कि सर ये देखिए पपीते में क्या रोग आ गया, पूरा पपीता हमारा बैठ गया है। जब वो फ़ोटो भेजते हैं और जब खेत की हालात भेजते हैं तो बिल्कुल खेत खरपतवार से भरा हुआ रहता है और बड़ा गंदी हालत में वो खेत रहता है। ये आप ये काम मत कीजिए, खरपतवार को समय दर समय हटाइए, खेत को पूरा साफ रखिए। और जैसे कि सर ने बताया, अगर आप खेत की स्वयं निगरानी नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आने की समस्या रहेगी ही रहेगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने हमको यहाँ बुलाया और एक बहुत अच्छी फार्मिंग का नज़ारा हम यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद सर। सर्दियों में अक्सर समस्या आती है शीतलहर की। ठंडी हवा इतनी चलती है, पूरे के पूरे पपीते की फसल को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो आचार्य जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर एक पौधों पर कवरिंग कर रखी है। इस कवरिंग के ज़रिए शीतलहर का प्रभाव कई हद तक पौधे को नुकसान नहीं करता है। वरना सर्दी में दो बड़ी समस्या आती है, तो पाला गिरने की, कभी पत्ते पे पाला गिरता, पत्ता मुरझा जाता है, सर बनने वाला रोग आ जाता है जिसको लीफ कल वायरस कहते हैं, वो आ जाता है। और दूसरी समस्या शीतलहर की रहती है। ठंडी हवा का प्रकोप जैसे पड़ा नहीं पौधे पर और पौधा सुकड़ना चालू हुआ नहीं और नष्ट होना चालू हुआ नहीं। तो अभी जो यूपी बेल्ट में जो हमारे फार्मर्स हैं वहाँ पर अभी सर्दी ज़्यादा है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसकी कवरिंग कर सकते हैं पौधों की। एक नई चीज़ देखने को मिली है हमको यहाँ पर। कई बार क्या रहता है, कुछ ऐसे मौसम आते हैं जब पपीते का भाव मंडी में अच्छा नहीं मिल पाता है हमको, तो उसके लिए क्या ऑप्शन करें? तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। ये खेत है और खेत के बाहर आप बिल्कुल छोटी रेडी लगाकर आप यहीं से अपना पपीता सेल कर सकते हैं। देखिए, एक तो पपीता ऑर्गेनिक तरीके से आपने लगाया है और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको करीबन 30-40 रुपए के आसपास रेट आराम से मिल जाती है, जो कि काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहता है।